Namaste everyone and welcome back to Reinventing Studies. Today we are going to cover a very interesting topic, that is rise of nationalism in Europe's story of Greece, Poland and cultural role. Okay, it's a very interesting topic, you'll like it. So story of Greece शुरू करते हैं. ग्रीस की स्टोरी क्या थी? देखो, एक बार जब ग्यूसेप मजीने ने रेवोल्यूशन कर दिया ना, तो फिर एक एज शुरू हो गया था रेवोल्यूशंस का. एज ऑफ रेवोल्यूशंस में हम 3 देशों के रेवोल्यूशन पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ ग्रीस, पोलैंड एंड फ्रांस. जी हाँ, हमें फ्रांस का एक और रेवोल्यूशन पढ़ना पड़ेगा. फ्रांस की हिस्ट्री बहुत लंबी है, दैट इज़ राइट. तो अब हम ग्रीस की हिस्ट्री पढ़ते हैं. ग्रीस की स्टोरी वेरी सिंपल, वेरी इजी, जस्ट लर्न इट इन दिस फॉर्मेट. ये एक ऐसा फ्लो चार्ट है दैट इज़ सेल्फ सफिशिएंट. आपको माइंड मैप बना देगा, आपको इससे सब याद होगा. तो 1821 में ग्रीस का स्ट्रगल शुरू होता है. ये लोग रेवोल्यूशन करते हैं. किन के खिलाफ? ओटोमन टर्क्स के खिलाफ. ये ग्रीस में ओटोमन टर्क्स ने आके अपना आधिपत्य जमा लिया था. तो इन लोगों ने इनके खिलाफ रेवोल्यूशन किया. इससे पहले 1821 से पहले भी कुछ छोटे मोटे रेवोल्यूशंस हुए थे, पर उसको क्रश कर दिया गया और ओटोमन टर्कीज़ ने इन रेवोल्यूशनरीज़ को एग्जाइल कर दिया. तो ये नेशनलिस्ट जो एग्जाइल हुए थे ग्रीस से, वो इस रेवोल्यूशन के टाइम पे अपनी मदद दे रहे थे इन लोगों को. ठीक है. अब ग्रीस को वेस्टर्न यूरोपियंस की बहुत सिंपैथी थी, क्योंकि दे कंसिडर्ड दैट ग्रीस ने ही यूरोपियंस की पूरी स्थापना की है. ठीक है. उन्होंने जब ये ओटोमन टर्की से लड़े झगड़े, तो उसमें इन्होंने ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन की. फाइनली जब इंडिपेंडेंस मिली थी, तब इन्होंने एक ट्रीटी साइन की, दैट वाज द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1832. नाउ योर होमवर्क फॉर टुडे इज़, इससे पहले हमने एक ट्रीटी का नाम पढ़ा था, जस्ट अ हिंट. दैट ट्रीटी वॉज हेल्ड आफ्टर द बैटल ऑफ वाटरलू. यू हैव टू टेल मी what was the name of treaty and when it was held. Fine. Very simple, very easy question, just told it in the last video. तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में हुई. उसके बाद जब ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हो रही थी, ठीक है, ये तो हम बहुत आगे चले गए, पर बीच में क्या हुआ? हमने देखा कि नेशनलिस्ट बाहर हो गए, हमने देखा ट्रीटी आ गई, पर बीच में क्या हुआ? बीच में एक आर्टिस्ट था, एक पोएट था, जिसका नाम था जॉन बायरन. जॉन बायरन ने क्या किया था? ही वॉज अ इंग्लिश पोएट. इसने इस रिवोल्ट में यूरोपियंस की काफ़ी मदद की थी. ग्रीस के सिविलियंस की बहुत मदद की थी जो रिवोल्ट कर रहे थे. तो इन्होंने उनकी बहुत फंडिंग की थी और काफ़ी ज़्यादा मदद की. और जब वॉर हुई थी ओटोमन टर्क्स और यूरोपियंस के बीच में, तो ये लड़ने भी गए, पर ड्यू टू फीवर ही डाइड इन 1824. He died in 1824. You can see here the symbol of high voltage. ठीक है. तो ग्रीस was considered the cradle of European civilization. अब ग्रीस, ये 1 मार्कर आ सकता है कि what was Greece considered? Greece was considered the cradle of European civilization, the beginner, the starter, or you can say the face of European civilization. Finally, जब ग्रीस को इंडिपेंडेंस मिली, those guys were very happy to just demolish the Ottoman Turks out. तो अब हम देखते हैं कि रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है 1821 में. कौन स्टार्ट करता है? यही लोग स्टार्ट करते हैं. इनको कहाँ से हेल्प मिलती है? वेस्टर्न यूरोप और जॉन बायरन से. जॉन बायरन का कौन थे वो? लॉर्ड बायरन कौन थे? वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं लॉर्ड बायरन की थोड़ी बहुत हिस्ट्री. ग्रीस का स्पेशल नाम क्या था? क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन. कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल. कब साइन हुई थी? 1832. ठीक है. इसके बाद अब हम बढ़ते हैं स्टोरी ऑफ पोलैंड. पोलैंड इज़ ऑल्सो हैविंग अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. तो पोलैंड का पार्टीशन हुआ था. ठीक है, पोलैंड का पार्टीशन हुआ था और उस टाइम पे पार्टीशन करने वाली 3 पार्टीज़ थी, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया. अब रशिया वॉज वेरी कीपिंग अ होल्ड ऑफ पोलैंड. तो इन्होंने क्या किया? रशिया के लोगों ने, रशिया की गवर्नमेंट ने कहा कि अब पोलैंड में पोलैंड की जो लैंग्वेज है वो नहीं बोली जाएगी. मतलब पोलैंड के लोग पॉलिश कहते हैं, तो वो पॉलिश नहीं बोलेंगे, अब वो रशियन बोलेंगे. वहाँ के बच्चे स्कूल्स में रशियन पढ़ेंगे, वहाँ के लोग चर्च में जाके रशियन बोलेंगे, है ना. ये तो ज़बरदस्ती हुई. तो क्या हुआ कि इन्होंने कहा नो पोलिश, ओनली रशियन. 1831 में पोलैंड के लोगों ने एक रिवोल्ट किया रशियंस के खिलाफ, बट दैट वॉज क्रश्ड. फाइनली ये लोग कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए.
पर इन लोगों ने अपनी नेशनलिज्म वाली फीलिंग को जगाए रखा. व्हाट इज़ नेशनलिज्म फीलिंग्स? NF here means nationalistic feelings, and the nationalistic feelings were kept alive by songs, poems and artistic things, vernacular language. अब ये सब क्या है? जब एक देश किसी देश के खिलाफ आवाज़ उठाता है, समझ लो कि जब आप भारत के कॉन्टेक्स्ट में देख लो, जब इंडिया में कॉलोनियल सरकार थी, राइट, देयर वाज कॉलोनिज्म, तो यहाँ के लोग क्या करते थे? हिंदी भाषा, हिंदू और मुस्लिम सारे दोस्त हैं, भाई भाई है, ये दिखाते थे ताकि उनको लगे कि हाँ हमारे पास यूनिटी है, तुम हमें तोड़ नहीं सकते. क्या करते थे? हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करते थे, है ना, झंडा बनाते थे, राइट, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जनगण मन. ये क्यों लिखे गए? इनका मोटिव क्या था? इनका मोटिव ये था कि हम ब्रिटिशर्स को दिखा सकें कि हम एक हैं और ये हमारी संस्कृति है, तुम हमारी संस्कृति को तोड़ नहीं सकते. ठीक है, वो ये दिखाना चाहते थे. तो दिस इज़ अ कल्चरल रोल ऑफ योर कंट्री, ऑफ योर नेशन वाइल यू आर रिवोल्टिंग. तो ये लोग भी यही कर रहे थे. ये लोग एक सिंबल ऑफ स्ट्रगल बना रहे थे, है ना. सिंबल ऑफ स्ट्रगल क्या था इनका? इनका सिंबल ऑफ स्ट्रगल था इनकी लैंग्वेज. ये लोग अपनी दिखाने के लिए कि भाई ये हमारी जगह, तुम कैसे आ गए, ये दिखाने के लिए अपनी लैंग्वेज यूज़ करते थे. चर्च में जाते थे तो पोलिश में बोलते थे. अगर रशियंस आते थे तो कहते थे नहीं, हम पोलिश में ही बोलेंगे, हमारी भाषा है. तो अब जो पोलिश में बोलता है उसको या तो जेल हो जाती है या सर्बिया भेज देते हैं. व्हाट इज़ सर्बिया? सर्बिया इज़ एक्चुअली अ वेरी कोल्ड डेजर्ट इन रशिया, राइट. तो उसे वहाँ एग्जाइल पे भेज देते थे. तो ये लोग ये ऐसा करते थे, ठीक है. पर लैंग्वेज के सिवा ये लोग अपने डांस भी करते थे. डांस लाइक पोलोनेज एंड मजूरका. द स्पेलिंग यू कैन सी हियर, पोलोनेज एंड मजूरका. ठीक है, पोलोनेज एंड मजूरका. अपने डांसेस करते थे, अपनी लैंग्वेज करते थे और अपनी जो सिंबल ऑफ स्ट्रगल था, क्योंकि इनको पता था हम आर्म्स से रशिया से नहीं जीत पाएंगे, हम अपना सिंबल ऑफ स्ट्रगल बनाएंगे और उससे इनके खिलाफ रिवोल्ट करेंगे. गॉट इट? अब हम इसमें पढ़ेंगे कल्चर का क्या रोल था. किसी भी रिवोल्ट में कल्चर का एक बहुत बड़ा रोल होता है. कल्चर मतलब आपकी आर्टिस्टिक फीलिंग्स, आपकी पोएट्री, आपका म्यूज़िक. ठीक है, आप इन 3 चीज़ों से अपना कल्चर अपने दुश्मन को दिखाओ ताकि उसको पता चले कि हम यूनाइटेड हैं, हम एक साथ हैं, ये हमारा कल्चर है, तुम हमें नहीं दबा सकते. तो दीज थिंग्स जो ये लोग करते थे, है ना, जो इन चीज़ों को प्रमोट करते थे, दोज पीपल वर कॉल्ड रोमांटिक आर्टिस्ट्स. हियर द मीनिंग ऑफ रोमांटिक आर्टिस्ट्स इज़ दोज पीपल हु प्रमोट देयर कल्चर्स रोल. ठीक है. रोमांटिक आर्टिस्ट्स यूज टू प्रमोट वर्नैक्युलर लैंग्वेज. वर्नैक्युलर लैंग्वेज मतलब जैसे कहीं भी जाओ तो जैसे बंगाल की वर्नैक्युलर लैंग्वेज इज़ बंगाली, राइट, बंगाली. एंड पंजाब की पंजाबी, यानी वहाँ की एक स्थायी भाषा क्या है जो वहाँ पे बोली जाती है. अब हर कोई तो पोलैंड में पढ़ा लिखा था नहीं, तो वो लोग वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस यूज़ करते थे. जो जहाँ का है वो वहाँ की लैंग्वेज यूज़ करे. ठीक है ना. पॉलिश लैंग्वेज यूज़ करो, रशियन मत यूज़ करो, वो ये दिखाते थे. अब एक एग्जाम्पल इसका क्या है, मैंने आपको दिखा दिया कि वो पोलोनेज और मजूरका डांस करते थे और अपनी लैंग्वेज यूज़ करते थे. दूसरा एग्जाम्पल एक आदमी का यहाँ पे दे रखा है, हुज नेम वाज करोल कपुर्स्निकी. एंड करोल कपुर्स्की ने स्ट्रगल जो था वो सेलिब्रेट किया. कैसे? म्यूज़िक और ओपेरा से. मतलब आपको समझ में आ रहा है ना कि वो अपने कल्चर को, अपने दुश्मन, अपने राइवलरी को दिखाना चाहते हैं. ये आपके कल्चर का रोल है कि आप अगर अपने दुश्मन के सामने अपना कल्चर प्रेजेंट करते हो एज अ यूनाइटेड टीम. वो आपको मना कर रहा है कि आप पॉलिश में मत बोलो, पर आप फिर भी उसके सामने पॉलिश में बोलोगे. क्यों? टू शो दैट यू आर नॉट अंडर समबडी, यू आर अ सेपरेट स्टेट, सेपरेट नेशन एंड नोबडी कैन स्टॉप. गॉट इट? दीज आर द 3 important parts of this chapter, and even for 4 or 3 marks this thing comes. पक्का आती है. अब ये नहीं आई तो कोई और क्वेश्चन आएगा, ये आया तो फिर और में आएगा, पर आते हैं इस तरह के. बिकॉज यू नो इतनी सारी चीज़ें जो एक ही टॉपिक में आ जाए उसे तो कोई नहीं छोड़ेगा, है ना. तो ये देख लेना आप लोग, आप इसे देख लो, आप उसे देख लो. और
एक्चुअली इसके बारे में आपकी बुक में ज़्यादा विस्तार से लिखा हुआ है, तो आप इसको बुक से पढ़ लेना। ये दोनों आर सफिशेंट इन देयर सेल्फ, ये दोनों, ये पोलैंड की हिस्ट्री और ग्रीस की हिस्ट्री, दीज आर sufficiently written here, so you can just take a screenshot. So I hope you've taken it. So that's it for this video. Thank you so much. If you like the video, then do comment, do share, do subscribe, and do not forget to hit the bell icon, and do not forget to write the answer of which treaty was held before the Treaty of Constantinople with the year mentioned. A hint is it was held after the Battle of Waterloo. So that's it. Thank you so much. Stay safe, stay healthy, and do not forget to love yourself. Thank you.